गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। कुहू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से आपकी शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्लास 11th की बात हो रही है बेटा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्लासरूम में भी, और अभी मैं फिर से उस बात के लिए बता दूँ, हमारी क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट तो है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिससे रिलेटेड आप लोगों को मेरे 2 या 3 वीडियोस मिले भी होंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जैसे अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के 2 भागों में किसने बांटा, जैसे रैगनर फ्रिश ने इसको व्यष्टि और समष्टि में, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। इन सब चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन 11th क्लास में ये थ्योरी सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे कि हमें क्या देखने को मिलेगा, 2-3 फेसेस में बटा हुआ है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 1947 में 1947 में लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए थे, 200-250 साल की गुलामी के बाद। तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले तो उससे पहले हमारी स्थिति कैसी थी? अब अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार की स्थिति कैसी थी, हमारा डेवलपमेंट रेशियो कैसा था, हमारे अंदर उत्पादन स्तर कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जनसंख्या भी इसी का ही पार्ट है। जन्म दर, मृत्यु दर, ये वो भी अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। तो 1947 के बाद और 1947 के पहले दोनों के बारे में हमें क्या देखने को मिलेगा? कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि 47 के बाद क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कि एक परिवर्तन हुआ 1947 के बाद, हम सभी जानते हैं 1947 में आज़ाद हुए और 1950 के बाद हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तो उसमें हमने क्या रखा? हमारे सामने सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ एक चैप्टर के बारे में, छोटी सी एक माइनर सी स्टोरी है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? हमारा देश गुलाम हुआ क्योंकि हमारे देश में सबसे पहली विदेशी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे देश में सबसे पहली कंपनी आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वजह से हमारा देश गुलाम हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आने की वजह से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारे देश के अंदर आया, इन सब चीज़ों के कारण जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेस आए, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिला, यानी हमने क्या किया था, हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनी को आने के लिए हमने न्योता दिया था, यानी कि हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया था, हमने लिबरलाइज किया था, उदारवादी तकनीक, हम उदार हो गए थे, राजा महाराजाओं का काल था, सर हमें यहाँ पर हमारी फैक्ट्री डालनी है, कोई बात नहीं डालो, हमें तो टैक्स चाहिए। तो इस तरीके से वो हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे वो हमारे देश के ऊपर हावी होने लग गए। थोड़े से थे और हमारी लाखों की जनसंख्या के ऊपर वो इतने हावी हो गए कि हमें कंट्रोल करने लग गए, क्योंकि पैसा, मैन पावर उनके पास थी, फूट डालो राज करो वाली नीति उनके पास थी। तो 1950 में सभी विद्वानों ने ये डिसाइड किया कि हमारा देश गुलाम हुआ क्योंकि हमने विदेशियों को हमारे देश में आने दिया। यदि हम विदेशियों को हमारे देश में नहीं आने देते तो शायद ये स्थिति 200-250 साल की जो गुलामी से हम लोग निकले हैं अभी वो हमारे सामने नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जस्ट अगेंस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी केवल सरकारी विभाग को प्रायोरिटी दी गई, प्राइवेट सेक्टर नाम मात्र के थे, यानी कि निजी क्षेत्र, निजी कंपनियां नाम मात्र की थी। चलिए दूसरी तरफ क्या करा? लिबरलाइजेशन है उदारीकरण, उदार प्रवृत्ति को तो पूरी तरह त्याग दिया। भाई हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज के लिए रोक टोक, हर चीज के लिए नियम कायदे एकदम स्ट्रिक्ट। आपको यदि कोई दुकान भी खोलनी है तो आपको नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी। तीसरा ग्लोबलाइजेशन,
पूरे विश्व को एक घर मान लेना, सबको आना जाना यानी कि बिजनेस पर्पस से सबका बहुत इजी हो जाना, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पूरी तरीके से स्टैंडर्ड पॉलिसी अप्लाई की गई, यानी कि एलपीजी पॉलिसी जिसे अपन कहते हैं एलपीजी, जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की उल्टी पॉलिसी अप्लाई की गई। उदारीकरण के अंदर उदार प्रवृत्ति अपना लेना, प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, ग्लोबलाइजेशन के अंदर विदेशों से संपर्क आयात निर्यात करने के लिए अच्छे प्रोसेस अपनाना, ये सब किया गया। परंतु 1950 में तो क्या किया गया, उसकी जस्ट अपोजिट पॉलिसी, यू टर्न पॉलिसी अप्लाई की गई। तो क्या हुआ, हम सभी इस बात को जानते हैं, अति हर चीज के लिए नुकसानदेह होती है। यानी किसी भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसान का, परेशानी का कारण बन जाती है। हम इस बात से चिर परिचित हैं। तो वो हमारे सामने यही अति हुई। आज हमारे सामने क्या स्थिति आ गई, धीरे धीरे समय निकलता गया, ये जो सरकार ने नीतियां बनाई इसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते गए तो अति आई 1990 में। 1990 में अपनी परेशानी ने सबसे पहले हमारे देश में दस्तक दी, जब हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर पड़ गई, दूसरे देशों की तुलना में हम पिछड़ गए, तब हमारे देश में आए। 1991 में आते आते और परेशानी बढ़ गई और 91 में तो हमें इसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 91 में हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 2 सप्ताह के आयात का, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 सप्ताह के 2 वीक्स के इंपोर्ट का पैसा भी पे कर सके। इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था। तो 1992 में 1992 में एलपीजी पॉलिसी हमारे देश में आ गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये पॉलिसी हमारे देश के अंदर आ गई। क्यों आई, इसके पीछे क्या शर्तें थी, देखिए कि हमें उस समय के जो वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, जो भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो उस समय के वित्त मंत्री थे। ये अर्थशास्त्री भी हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, अर्थशास्त्री हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने इनकी कंट्रोल में, इनकी अध्यक्षता में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। कितना लोन लिया, $7 बिलियन का, $7 बिलियन का लोन लिया। किसने लिया, भारत ने लिया। किससे लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। और अब कोई भाई पैसा दे रहा है तो अपनी शर्तें रखेगा, तो उन्होंने शर्तें क्या रखी कि एलपीजी पॉलिसी लाओ आप अपने देश में, यानी कि लिबरलाइज करो। आपने जो रोक टोक, नियम, कायदे, लाइसेंस, हर चीज के लिए परेशानी बना रखी है ना, इसको कम करो, लिबरलाइज करो। फिर क्या करा, प्राइवेटाइजेशन लाओ। आप जो हर चीज कह रहे हो ना, यानी वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत से, आप हर बार करते हो कि भाई केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही चलेगी, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसी चीजें। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दो, प्राइवेटाइजेशन को अपनाओ, निजीकरण को अपनाओ, ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व को एक करना, यानी आयात निर्यात, आने जाने पर जो टैक्स, ड्यूटीज, कर वगैरह जो लगाए जाते हैं, इनको कम करो। ये जो नियम कायदे, उस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आने जाने, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में आने जाने का जो कार्यक्रम है, इसे आपको कम करना पड़ेगा। काफी सारी शर्तें थी, लेकिन उन सारी शर्तों को समराइज करके कहा गया एलपीजी पॉलिसी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये हमें भारतीय अर्थव्यवस्था वाले चाहे बुक में देखने को मिलेगा कि वही। फिर 92 के बाद क्या परिवर्तन हुए, हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी आ गई तो 1992 में। तो इसके बाद परिवर्तन क्या हुए हमारे देश में, रोजगार का स्तर बढ़ा या घटा, बेरोजगारी बढ़ी या घटी, हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा, वो बढ़ा या घटा, राजकोष जो हमारा जो है फॉरेन रिजर्व, वो बढ़ा या घटा, हमारी बैंकिंग की स्थिति कैसी हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो गया, ओवरऑल हमारे देश में क्या परिवर्तन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज चैप्टर, रोजगार का अलग चैप्टर है, निर्धनता का अलग चैप्टर है, जनसंख्या का अलग चैप्टर है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। कृषि का अलग चैप्टर है सॉरी,
कृषि हमारे देश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका भी एक अलग चैप्टर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी बुक में हमें एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी 5th यूनिट है, 5th यूनिट हमारे सामने क्या लेकर आएगी? 5th यूनिट है हमारे राजस्थान की जीके। राजस्थान जीके के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में? राजस्थान जीके के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा और हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से राजस्थान में हम इन सब चीज़ों के यूज्ड टू हो गए थे, हम इन सब चीज़ों को जानने लग गए, समझने लग गए। तो राजस्थान जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आने वाले समय पर बड़े बड़े हम भी अपने कंपटीशन क्लासेस के अंदर राजस्थान जीके के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान जीके आप लोगों को 11th क्लास में यदि याद हो जाती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारी एक बुक हो गई। दूसरी बुक होती है हमारी सांख्यिकी के बारे में। आपने 11th क्लास में सांख्यिकी यानी कि समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, इन सब चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो कि सर ने कहाँ फंसा दिया कि भाई अगर इकोनॉमिक्स ले ली तो ये तो मैथ आ जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, और थोड़ी बहुत मैथ तो बेटा जी आप अपन सभी को आनी ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स यदि हम भविष्य में देंगे, और मैं तो मानता हूँ सबको देनी चाहिए, कोशिश सबको करनी चाहिए। तो कंपटीशन एग्जाम्स में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, मैथ, रीजनिंग, दोनों मैथ से रिलेटेड है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो अभी अभी जिसके बारे में राजस्थान जीके तो ऑलरेडी 11वीं में पढ़ रही, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, हिंदी। तो इस तरीके से हमारे बारे में 4 चैप्टर्स, इंग्लिश तो हमें ये मालूम ही होनी चाहिए। तो इसलिए सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी के बारे में जानने को मिलेगा। हम इस चैप्टर में, इस बुक में देख पाएंगे कि सबसे पहले तो आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को कलेक्ट कैसे किया जाता है, इन्विजिलेटर यानी कि सर्वेक्षक क्या काम करता है, डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, बड़े मज़ेदार चीज़ है, डायग्राम बनाएंगे, ओगेव बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाएंगे, टेबल बार बनाएंगे, उसके बाद समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे हल्का फुल्का जानते जाएंगे और फटाफट ये चीज़ हो जाएगी। बी कॉन्फिडेंस, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए कोर्स के साथ। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्टैटिक्स के बारे में, जिससे आपको डर लगता है उसी की मैं आपको शुरुआत करूंगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, ऐसा मेरा मानना है और आपको भी मानना चाहिए। तो स्टैटिक्स आप लोग पढ़ेंगे, सांख्यिकी आप लोग पढ़ेंगे, और कोई भी परेशानी आती है तो बेझिझक बिना किसी परेशानी के मुझे कॉल करेंगे या फिर सर से डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू।